नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब चैनल पर एक श्रृंखला चल रही है, यानी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। उसमें सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर सेट हमारे चल रहे हैं। अभी बहुत ही जल्द जो है करंट अफेयर जीके जीएस की क्लासेस आएंगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड जो है बढ़ रही है। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर और जीके जीएस, जो कि एक मेजर टॉपिक है, यानी एक बड़ा सिलेबस है आपके में, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहीं से मिलने वाले हैं और उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो सभी की प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस आएंगी और सभी को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न आपके सही निकले आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निदानात्मक मूल्यांकन यानी शिक्षकों को क्या जानने में मदद करता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद 4 ऑप्शन में से अपना आंसर जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर, अपना सटीक आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्र को विषय में कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है, ठीक है। तो मदद किस में करेगा, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। एक परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर अपना देखेंगे। इसमें से अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों या बार बार जांचने पर भी अंकों में स्थिरता आना, यानी एक समान अंक रहें, ठीक है। तो एक विश्वसनीयता का यहाँ पर एक तात्पर्य यही निकलेगा। ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। देखिए NEP 2020 यानी नेप 2020 के अनुसार बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में किस प्रकार का स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं। न्यूनतम कार्य दिवस की बात कर रहा है, वर्किंग डे, न्यूनतम, मिनिमम में बताना है, ठीक है। अब देखिए 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम जो दिया गया है 200 दिन कार्य दिवस, ठीक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8, जिसे हम उच्च प्राथमिक स्तर जानते हैं, के लिए एक शैक्षणिक कार्य में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होने चाहिए। अभी हमने ऊपर देखा था 1 से 5 तक में न्यूनतम कार्य दिवस, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 वालों के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 220 दिन न्यूनतम की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है सूक्ष्म, जिसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है। अब इसमें बोला गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो इस शिक्षण का सूत्र बताना है, ठीक है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। देखिए 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांटकर समझना
इसे हम विश्लेषण कहते हैं। फिर उन्हें जोड़कर निष्कर्ष निकालना यानी संश्लेषण कहलाएगा। तो इस लाइन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विश्लेषण का मीनिंग भी समझ, अर्थ समझ आ जाएगा और संश्लेषण का भी आ जाएगा। तो विश्लेषण में किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांटकर समझ लेना, समझना, ठीक है, विश्लेषण था। और फिर उन्हें जोड़कर निष्कर्ष निकालना, तो वो संश्लेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। बाल केंद्रित पेडागोजी में शिक्षक की भूमिका एक, अब यहाँ पर भूमिका एक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आप अपना ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाल केंद्रित पेडागोजी में शिक्षक की भूमिका बतानी है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मार्गदर्शक और सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। कैसी? मार्गदर्शक और सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान विधि में बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन का। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन का। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों प्रभावी माना जाता है? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की समझ और अधिगम सुगम हो जाता है। कैसा? इससे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की समझ और अधिगम सुगम हो जाता है। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो पूरी तरह से अचेतन होता है और तात्कालिक सुख इच्छाओं की पूर्ति पर काम करता है, क्या कहलाता है? देखिए 11 जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इदम। क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे इदम। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विलियम मैकडूगल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वे सामाजिक, मिलनसार और बातचीत करने में कुशल होते हैं, तो उन्हें कहते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में शर्मीले टाइप के आते हैं। याद रखिएगा, सामाजिक, मिलनसार और बातचीत करने में कुशल होंगे तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। देखिए, सृजनात्मकता के मापन के लिए टॉरेंस परीक्षण में मुख्य रूप से क्या जांचा जाता है? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे के विकारों की तरलता, लचीलापन और मौलिकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल विधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, खेल विधि सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, तो इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है, नहीं अच्छी तरह से इनका विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के स्मृति स्तर में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया जाता है? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तथ्यों को याद रखने, रटने और प्रत्यास्मरण करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मॉरिसन द्वारा
प्रतिपादित बौद्ध स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नियमों और तथ्यों के संबंध में समझना और उनका अनुप्रयोग देखना, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रश्न संख्या 18। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु का है। किसका है? तो आप बताएंगे अरस्तु। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास की कौन सी अवस्था संवेगात्मक परिवर्तन और पहचान की खोज के कारण सबसे संवेदनशील मानी जाती है? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? ठीक है, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 20 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वे यह अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि बच्चा कैसे सोचता है और अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 21। बाल विकास के समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार मानव विकास का क्रम कैसा होता है? तो मानव विकास का क्रम कैसा होगा? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी मानव शिशुओं के लिए विकास का प्रतिमान और क्रम एक समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर अपना देखेंगे। इसका राइट आंसर है जी स्टैनली हॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आनुवंशिकता के मूल वाहक क्या माने जाते हैं? ठीक है, तो मूल वाहक बताना है। अब देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा डीएनए है तो उसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल वाहक होगा वो जीन्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास की किस अवस्था को खेल की अवस्था या खिलौनों की आयु के रूप में जाना जाता है? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था क्या राइट आंसर होगा? तो आप बताएंगे पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी बालक में सृजनात्मकता के मापन के लिए टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन के प्रवाह, लचीलेपन और मौलिकता पर। ठीक है, तो दो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन के प्रवाह, लचीलेपन और मौलिकता पर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 26। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉस। अगला प्रश्न। भाषा विकास के अंतर्गत ध्यान की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वनिम। ठीक है, तो स्वनिम याद रखिएगा, इस परिभाषा को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है,
तो भाषा विकास के अंतर्गत ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? स्वनिम कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था में बालक का देखिए यहाँ पर झुकाव अपने हम उम्र साथियों के समूह की ओर बढ़ने लगता है, इसे सामाजिक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? तो 28, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानुभूति और सामाजिकरण की तीव्र अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक युग में बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर संचार माध्यम जैसे कि सोशल मीडिया का कौन सा नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है? ठीक है, तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण चिड़चिड़ापन और ध्यान भटकना, यानी ज़्यादा देर हमें किसी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना है। अगर करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव यानी दुष्प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण चिड़चिड़ापन, ठीक है, और ध्यान भटकना यानी कंसंट्रेशन भी आपका डिस्टर्ब होगा। अगला प्रश्न, बालक का मानसिक विकास उसके शारीरिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों का हमने एक मॉक टेस्ट देखा, किस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो लेवल देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लेवल ऐसा बनाया जा रहा है कि ऐसे ही प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे, तो संभावना रहेगी ऐसे प्रश्न इस बार भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।